प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों को प्रस्तावना में जगह दी गई है और उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में जो हमारे नेता थे, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने जो विश्वास, निष्ठा और आकांक्षाएं संजोई थी, अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में जो हृदयंगम की थी, वे प्रस्तावना में पूरी तरह परिलक्षित होती है ना। इसमें किसी एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है। चीन का शासन विधान जहाँ मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव से भरा पड़ा है, वहीं अमेरिका का संविधान क्रांतिवादी और पूंजीवादी दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में समस्त प्रचलित धारणाओं के श्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ उपलब्ध है। प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय का सिद्धांत व्यवहार उपयोगी है और समाजवाद, साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे किसी विशिष्ट दर्शन का अनुगामी नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी, रूसी और अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है और फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर जो क्रांति भ्रातृत्व पर जोर देती है, सोवियत क्रांति आर्थिक समानता पर और अमेरिकी क्रांति व्यक्तिगत स्वाधीनता पर जोर देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की धारणा में तीनों ही क्रांतियों का समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं की कल्पना के भारत को प्रकट करती है। संविधान निर्माताओं की यह योजना थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र का ऐसा लक्ष्य माना जाए जिस तक हमें पहुंचना है ना। प्रस्तावना में निहित लक्ष्य आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और युग युग में प्रत्येक सरकार को उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना होगा। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की पृष्ठभूमि और उसका महत्ता को इंगित किया है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। सर्वप्रथम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इसकी जो आधारशिला है, वो उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माती सभा में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि यह संविधान सभा अपने इस दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करेगी और भावी शासन के लिए एक संविधान की रचना करेगी और देशी राज्य स्वतंत्रता संप्रभुता संपन्न भारत के भीतर सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं, आपस में मिलकर एक संघ के रूप में गठित होंगे। प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र भारत, उसके आधारभूत अंगों और शासन की समूची शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त हुई है और भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के सम्मुख समानता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय और कार्य की गारंटी दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों में वर्गों के लिए उपयुक्त परिणामों की व्यवस्था की जाएगी और न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता और जल, थल व आकाश पर उनकी प्रभुता की रक्षा की जाएगी, है ना। तो अंत में यह देश विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण हेतु अपना पूर्ण और सहर्ष योगदान देगा। सही मायने में यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय स्वाधीनता का घोषणा पत्र था और पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि उनके प्रस्ताव का ध्येय है कि वह देश की करोड़ों जनता जो कि हमारी ओर झांक रही है तथा समूचे विश्व को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें किधर
जाना है ना। आ गई बात समझ में कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का एक घोषणा पत्र है जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और किधर जाना है। उन्होंने ओजस्वी भाषण में बताया कि प्रस्ताव होते हुए भी वह प्रस्ताव से ज़्यादा है। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है और एक प्रतिज्ञा और दायित्व है। हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है और यह प्रस्ताव दुनिया को टूटे फूटे शब्दों में यह बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा संजोकर रखी थी, हमारा सपना क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव पर नेहरू द्वारा दिए गए इस भाषण का संविधान सभा पर जादू सा प्रभाव पड़ा और चारों ओर आशा, उल्लास और संकल्प की प्रकाशमयी किरणें जाग उठी। तो इस प्रकार इस उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति एक प्रतिज्ञा के समान थी जिसे नूतन संविधान में निरूपित करना अनिवार्य था और परंतु प्रस्ताव का मूलभूत सिद्धांत अवशिष्ट शक्तियों से युक्त स्वायत्त शासी इकाइयों का था। यह सिद्धांत देश के प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में निर्णय के विरुद्ध था और इसे मुस्लिम लीग की सुविधा की दृष्टि से ही स्वीकार किया गया था। अतः जब इस बात प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि देश को अखंड रहना है या विभाजित होना है, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सकता था। संघ संविधान के प्रारंभिक प्रारूपों में तो प्रस्तावना को केवल औपचारिक रूप ही रखा गया था। 30 मई 1947 को संघ संविधान के संबंध में BN राव को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें प्रस्तावना का रूप बदला हुआ था। जैसे हम भारत के लोग जो समाज के लिए प्रयत्नशील हैं, एतद द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मापित करते हैं। जब कैबिनेट मिशन योजना द्वारा देश के विभाजन का सुझाव दिया गया तो संविधान सभा में यह दृढ़ मत होने लगा कि विघटनकारी शक्तियों का सामना करने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का होना आवश्यक है। और 18 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू ने भी स्वीकार किया कि एक प्रकार से प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव में ही आ गई है, पर देश की राजनीतिक स्थिति बदल जाने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी कई बैठकों में प्रस्ताव के स्वरूप पर विचार विमर्श किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संघ के स्वरूप के बारे में जो धारणा थी उसे परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्याग दिया गया। प्रारूप समिति का मत था कि प्रस्तावना में नवीन राष्ट्र के मूल स्वरूप तथा उसके बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों का विवेचना होना चाहिए। राष्ट्र के मूल स्वरूप तथा उसके बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों का विवेचन से ही राष्ट्र मजबूत होगा और विस्तार के अन्य विषयों का निरूपण संविधान के अन्य प्रावधानों में किया जा सकता है। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को प्रारूप प्रस्तावना पर विचार किया। संविधान सभा के कतिपय सदस्य प्रस्तावना में कुछ संशोधन चाहते थे। हसरत मोहानी का विचार था कि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य संघ कहा जाए। HB कामत चाहते थे कि प्रस्तावना के प्रारंभ में ईश्वर नाम का शब्द जोड़ दिया जाए, परंतु ऐसे संशोधनों को सभी ने नहीं स्वीकारा। उसके बाद 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्दों को और भावों को जोड़ा गया। इसके बाद जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो इस प्रकार थी और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना को उसके बाद जो प्रस्तावना बनी वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान में
की जो प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर J.R. सिवाच के अनुसार प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, शासन सत्ता का स्रोत क्या है। दूसरा, शासन के प्रकार क्या हैं। शासन प्रणाली के लक्ष्य क्या हैं। और चौथा, स्वीकृति और क्रियान्वयन की तिथि। संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन करने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना के मूल लक्षण या विशेषताएं क्या हैं, है ना। तो पहला है, इसमें बताया है कि संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह इंगित करते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। हम भारत के लोग, यानी हम शासन सत्ता जो है भारत में की जनता में निहित है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारतीय जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। प्रस्तावना का सार बिंदु यह है कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत और आत्मनिर्भर करते हैं। संविधान के किसी भी प्रावधान में प्रत्यक्ष से यह इंगित नहीं किया गया है कि शासन की समुच्च शक्तियाँ जनता से प्राप्त हुई है। अतः प्रस्तावना द्वारा प्रभुसत्ता के अधिवास की समस्या के विवाद की समाप्ति कर दी गई है। दूसरी जो आती है विशेषता, वो है शासन के ध्येयों की घोषणा, है ना। प्रस्तावना में भारतीय शासन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। प्रस्तावना के द्वारा सरकार के लक्ष्यों को इंगित करके यह अपेक्षा की गई है कि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी। प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 मुख्य ध्येय हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान के जनक इस बात से परिचित थे कि स्वाधीनता सिर्फ राजनीति की नहीं होती। राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अंधकार से, आवास के अभाव से, बुनियादी यातनाओं एवं आतंक से, शोषण, अत्याचार, लाचारी और विवशता से इस देश के करोड़ों जनों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक राजनीतिक स्वाधीनता अधूरी ही रहेगी। इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर भारतीय संविधान की नींव रखी। तो इस प्रकार प्रस्तावना के जो एक शब्दों में गहराई से भारतीय संविधान के आदर्शों और मूल्यों का समावेश किया गया है। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।